नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पे। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप सभी के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न प्रदर्शित ना होकर के दूसरा प्रश्न प्रदर्शित हो रहा है। आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि पहला प्रश्न जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहाँ से डिसेबल हो गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 से ही स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है? द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का कह लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात क्या है? रेशियो पूछा गया है। ए ऑप्शन है 3:1, बी ऑप्शन है 1:1, सी ऑप्शन है 9:3:3:1, या फिर डी ऑप्शन है 1:1:1:1, या फिर इसी को इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं 3:1, बी ऑप्शन है 1:1, सी ऑप्शन है 9:3:3:1, या फिर डी ऑप्शन है 1:1:1:1। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 9:3:3:1 का अनुपात पाया जाता है जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है ZZ बाई ZW प्रकार का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ए ऑप्शन है घोघा में, बी ऑप्शन है प्लेटिपस में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, और ऑप्शन नंबर डी है मोर में, पीकॉक में। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीकॉक में क्या होता है? ZZ अपॉन ZW प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर मोर का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, तो इसमें देखिए दो जनरा आपको मिलेंगे। पहला देखिए आसियान पीकॉक के बारे में पूछे या फिर अफ्रीकन पीकॉक के बारे में पूछे। तो जब आपसे एशियन पीकॉक के बारे में पूछे तो आपको बताना है पैबो क्रिस्टेटस, ठीक है। और उसके बाद में एक स्पीसीज और पाई जाती है म्यूटिकस की। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन क्या करते हैं? ए ऑप्शन है कोई संलग्नता समूह नहीं बनाती है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन स्क्रीन पर है, एक संलग्नता समूह बनाती है, लिंकेज ग्रुप फॉर्मेशन करती है, या फिर सी ऑप्शन है परस्पर क्रिया प्रदर्शित करने वाले समूह बनाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अपनी आपेक्षिक दूरी के अनुसार विभिन्न समूह बनाती है। तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन क्या करते हैं? एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5वां है। यहाँ पे पूछा गया है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो नियम है उन सभी जीवों के लिए सही है जो स्थित होते हैं कहाँ? असमजात क्रोमोसोम पर, या फिर समजात क्रोमोसोम पर, या फिर नाभिकीय आनुवंशिक पदार्थ पर, या फिर उसी क्रोमोसोम पर जिस पर जीन पाया जाता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमजात क्रोमोसोम पर। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। कीटों के कुछ टैक्सान में 17 क्रोमोसोम व कुछ अन्य में 18 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है 17 व 18 क्रोमोसोम वाले यह जीव होते हैं। देखिए यहाँ पे मौसम टाइप हो गया है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम आप लोग समझ लीजिएगा। ए ऑप्शन दिया गया है क्रमशः नर व मादा, बी ऑप्शन दिया गया है क्रमशः मादा व नर, सी ऑप्शन दिया गया है सभी नर होंगे 17 व 18 क्रोमोसोम वाले, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है सभी ही मादा होंगे। यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 17 क्रोमोसोम वाले पाए जाएंगे वो नर होंगे, मेल होंगे, और जो 18 क्रोमोसोम वाले पाए जाएंगे वो क्या होंगे? फीमेल होंगे, मादा होंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीट में, बी फार्मा में, डी फार्मा में इस प्रकार के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपके ब्लड ग्रुप
रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इनमें से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं होता है? आप लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ओ, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। ये जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि बात करेंगे एंटीबॉडी की तो इसमें ए व बी दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बात करें ब्लड ग्रुप ओ की तो इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, सर्वात्रिक दाता भी कहा जाता है, या फिर सर्वदाता भी कह देते हैं। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। इनमें से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है? देखिए पिछला प्रश्न पूछा था एंटीजन नहीं होता और दूसरा प्रश्न पूछ लिया है कि एंटीबॉडी नहीं होती है। तो देखिएगा इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है ए बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है बी। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है। गाइनेंड्रोमॉर्फ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाइनेंड्रोमॉर्फ शब्द जो है इसको सर्वप्रथम किसने यूज किया था? ए ऑप्शन है गोल्डस्मिथ, बी ऑप्शन है स्वान, सी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पे गोल्डस्मिथ साहब क्या हो जाएंगे? आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सभी के कमेंट को पढ़ूंगा और सभी का जो भी सही गलत होगा उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर। मानव के शिशु का आनुवंशिक आधार यदि XY हो तो क्या होगा? उत्पन्न संतान मादा होगी, उत्पन्न संतान नर होगा, संतान नहीं उत्पन्न होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान रहे कि मानव के शिशु का आनुवंशिक आधार जो दिया गया है वो साफ साफ X और Y करके जो है यहाँ पे दिया गया है। चलिए आएंगे 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 ग्रुप E1 डी फार्मा में पूछा गया है। सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है? कौन से ब्लड ग्रुप का सार्वत्रिक दाता होता है? ए ऑप्शन है ए बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ओ और डी ऑप्शन आप सभी का है बी। तो सार्वत्रिक दाता मैंने पहले ही बता दिया, यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या है? सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, सर्वात्रिक दाता होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और ये प्रश्न भी इसी प्रकार से इसी रूप में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो कि लिंग वंशागत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो कि लिंग वंशागत से संबंधित है? ए ऑप्शन है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। बी ऑप्शन आप सभी का है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, सी ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा और डी ऑप्शन है मधुमेह, डायबिटीज। यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये लिंग वंशागत से संबंधित है, ठीक है। अब यहीं पर वर्णांधता में देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है इससे ग्रसित, उसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, वो रेलवे में लोको पायलट की जॉब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए रेलवे में होता क्या है कि सिग्नल जो है आपको पता होगा, रेड ग्रीन येलो 3 प्रकार के सिग्नल मेनली आपको देखने को मिलते हैं। तो जब वो लाल और हरा में अंतर नहीं पहचान पाएगा तो जब गाड़ी चलानी होगी तब वो गाड़ी रोक देगा और जब गाड़ी रोकनी होगी तब वो गाड़ी चला देगा। ऐसे में क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 13 नंबर का। यहां पे पूछा गया है आप सभी से इनकम्प्लीट डोमिनेंस
अर्थ क्या हुआ? अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है। 4 स्पीशीज स्क्रीन पर आप सभी के हैं। पहला है न्यूरोस्पोरा में, बी ऑप्शन है मिराबिलिस जलापा में, सी ऑप्शन है पाइजम सेटाइवम में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऊपर जो भी दिए गए हैं आप सभी के, ये आपके ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनमें से सभी, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 14। मंगोली जड़ता, इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, किसके कारण होता है? अब मंगोली जड़ता कहिए या डाउन सिंड्रोम कहिए या फिर मंगोलिज्म कहिए, यह किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, बी ऑप्शन है 23वें गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण, सी ऑप्शन है 21वें गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण, या फिर डी ऑप्शन है 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या करेक्ट होगा? बताइएगा सभी लोग। तो देखिए, इसको डाउन सिंड्रोम भी कह देंगे, मंगोलिज्म कह देंगे, या फिर मंगोलियाई जड़ता भी कह देंगे। तो इसको ध्यान से समझिए कि मंगोली जड़ता के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर मंगोली जड़ता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो उस महान वैज्ञानिक का नाम था लैंगडेन डाउन। इन्होंने सन 1866 ईस्वी में क्या किया था? मंगोली जड़ता का अध्ययन किया था और इन्हीं के नाम पे इस जो है लक्षण को क्या कह दिए? मंगोली जड़ता भी कह दिए या फिर डाउन सिंड्रोम कह दिए। देखिए लैंगडेन डाउन है ना, तो डाउन सिंड्रोम कह दिए। और ये जो भाई होता है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इस लक्षण से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 47 हो जाती है, 47 हो जाती है। अब देखिए जिस किसी व्यक्ति को मंगोली जड़ता होता है, ये पुरुष व स्त्री दोनों में भी लक्षण इसके दिख सकते हैं। तो चेहरा इनका मंगोलों के समान दिखाई देगा, जीभ जो है मोटी होगी, आंखें इनकी तिरछी होंगी, मस्तिष्क जो है भैया वो अल्प विकसित रह जाएगा और कद जो है छोटा हो जाएगा। यह लक्षण 12 से 14 वर्ष से ही आपका शुरू हो जाता है और ये ऐसा रोग है जो कि 700 में से किसी एक व्यक्ति को होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का क्या कारण है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या कारण है? ए ऑप्शन है डीएनए के क्षार युग्म का घटना, ठीक है, बेस पेयर का घटना, या फिर डीएनए के बेस पेयर का बढ़ना, या फिर सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन तब होता है जब डीएनए के बेस युग्म का घटना होता है या फिर बढ़ना होता है। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 16 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। आनुवंशिकी की खोज में प्रमुख सहयोग रहा है। आनुवंशिकी की खोज में प्रमुख सहयोग किसका रहा है? जब कोई बड़ी घटना होती है तो उस घटना के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का प्रमुख सहयोग होता है ना। सहयोग तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें से कोई आदमी ऐसे होते हैं जिनका जो है क्या है योगदान ज्यादा रहता है, सहयोग ज्यादा रहता है। ए ऑप्शन दिया गया है मधुमक्खी का, बी ऑप्शन दिया गया है मच्छर का, सी ऑप्शन दिया गया है ग्रास हॉपर का और डी ऑप्शन दिया गया है ड्रोसोफिला का। तो आनुवंशिकी की खोज में प्रमुख सहयोग किसका रहा है भैया? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 17 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता हुआ। मनुष्य के वातावरण को उन्नत करके मानव नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? क्या कहलाता भाई? ठीक है, मनुष्य के वातावरण को उन्नत करके मानव नस्ल को सुधारना कहलाता है यूफेनिक्स, यूजेनिक्स, यूथैनिक्स, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूथैनिक्स कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को उन्नत करके मानव नस्ल सुधारना यूथैनिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पे आप सभी का सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। भाई सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत, अब इतना बात तो जानते हैं कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन इसके अंतर्गत होता क्या है? तो ए ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, बी ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, म्यूटेशन का अध्ययन करते हैं, या फिर सी ऑप्शन है समानता और विषमताओं का अध्ययन
अध्ययन करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है उद् विकास एवं संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प संख्या आप सभी का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जिन लोगों ने माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस पढ़ा होगा वो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। 19 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। अर्धसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक असूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। तो प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड, अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता है? यहां पे नहीं शब्दवा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो तुम नहीं पढ़ोगे उसके बाद हाँ वाला बस गलत हो जाएगा। तो किसमें नहीं होता ये पूछा गया है। प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, या फिर जंतु कोशिका में, या फिर उपर्युक्त दोनों में, या फिर ऑप्शन डी जीवाणु में। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, जीवाणु में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 1990 ईस्वी में एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम पड़ा जीनोम परियोजना। अब जीनोम परियोजना से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जीनोम परियोजना से रिलेटेड, कि जीनोम परियोजना में सबसे बाद में किस क्रोमोसोम अनुक्रम का निर्धारण सबसे अंत में किया गया? प्रश्न 20 एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जीनोम परियोजना में किस क्रोमोसोम का अनुक्रम निर्धारण सबसे अंत में हुआ था? तो किस अनुक्रम का निर्धारण सबसे अंत में हुआ? क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 11, 21 या फिर यक्स? अब ये इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम 1 का निर्धारण जीनोम परियोजना में किस क्रोमोसोम का? तो 1 का निर्धारण सबसे अंत में हुआ था। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि कहीं किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए आंखें बिछाए बैठा है भाई, आपके स्वागत में तैयार है कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करिए और अपने प्रश्न पूछिए, हम सभी का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। 1 दिन में सही, 2 दिन में सही, 10 दिन में सही, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे क्विज, पीडीएफ और सारी चीजें आपकी जो भी क्वेरी वगैरह होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। कुछ साथी कहते हैं कि सर जी टेलीग्राम का लिंक आपके ज्वाइन नहीं हो पाता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, लिंक पर क्लिक ही मत करिए। तो करिए क्या, सीधे जाइए और जो चैनल का नाम है उसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, और जाइए वहां पे सेम लोगो आपको मिलेगा जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।